हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके स्टडी प्लेटफॉर्म बिहार गुरुकुल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसको आगे हम लोग ले चलेंगे। और आप लोग जानते हैं कि बिहार गुरुकुल सिर्फ पढ़ाई नहीं, समझदारी सिखाते हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं होता है, बल्कि जीवन जीने का मान होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इटली और जर्मनी का एकीकरण। इटली और जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, तो एकीकरण का मतलब सबसे पहले समझना है कि आखिर एकीकरण होता क्या है। तो एकीकरण का मतलब होता है सबको मिलाकर के एक करना। पहले इटली के बहुत छिटपुट राज्य थे, काफी लोगों के प्रयासों से उसको मिलाकर एक किया गया। ठीक है, यानी एक राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। उसी को हम लोग पढ़ते हैं इटली के एकीकरण के नाम से। ठीक है, हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं और पहले देखेंगे इटली का एकीकरण। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि इटली यूरोप कॉन्टिनेंट में है। किस कॉन्टिनेंट में है? यूरोप कॉन्टिनेंट में है। आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या है? इटली है। जहां आपको जूता जैसा शेप दिखेगा ना, आप लोग समझ जाना क्या है? इटली है। इटली किस महादेश में स्थित है? यूरोप महादेश में स्थित है। ठीक अगर आगे हम बात करें, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत सारे योगदान है राष्ट्रवाद के उदय में। ठीक है, और इसका जो शुरुआत हुआ, आखिर इटली का एकीकरण संभव हो पाया, तो वो भी नेपोलियन बोनापार्ट का देन कह सकते हैं। ना ही अगर वो राष्ट्रवाद का उदय की भावनाओं को जागृत करता और ना ही इटली का एकीकरण संभव हो पाता। तो इस तरीके से देखें हम तो नेपोलियन बोनापार्ट का भी योगदान रहा इटली और जर्मनी के एकीकरण में। ठीक है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में। ओके, तो इटली का एकीकरण पहले कैसा था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हम यहाँ तक पढ़ा चुके थे कि नेपोलियन बोनापार्ट फाइनली परिणामतः 1815 के वाटरलू युद्ध में हार जाता है और उसको हमेशा हमेशा के लिए फ्रांस से क्या कर दिया जाता है? निष्कासित कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद 1815 में ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, उसकी अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं वियना कांग्रेस के नाम से या वियना सम्मेलन के नाम से। ठीक है, तो वियना कांग्रेस में क्या होता है? इटली को कई भागों में बांट दिया जाता है। इटली को कई भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इटली के ऊपर वाले भाग को, जैसे मान लो ये इटली है, सबको पता ही है ये क्या है? इटली है। और ये इसी का एक आइलैंड है सिसिली। क्या है? सिसिली। ठीक, तो वियना कांग्रेस में यह हुआ था कि इटली को कई भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। इटली का अपने आप को राजा कहने वाला एक व्यक्ति था जिसको जानते हैं हम लोग चार्ल्स एल्बर्ट के नाम से। किस नाम से? चार्ल्स एल्बर्ट के नाम से। ठीक है, तो चार्ल्स एल्बर्ट को इसको थमा दिया गया था सार्डिनिया और पिडमोंट। क्या थमा दिया गया था? सार्डिनिया और पिडमोंट। ठीक है, यहाँ पिडमोंट। और यहाँ का जो क्षेत्र है इसको जानते हैं हम लोग लोम्बार्डी के नाम से। किस नाम से? लोम्बार्डी के नाम से। ओके, किस नाम से? लोम्बार्डी के नाम से। और इसको जानते हैं हम लोग वेनेशिया के नाम से। किस नाम से? वेनेशिया के नाम से। ठीक है, ये हो गया हमारा पर्मा, ये हो गया मोडेना, ये हो गया टस्कनी, ये हो गया टस्कनी, और ये जो हो गया यहाँ पे रोम है हमारा, और ये पूरा जो हो गया पोप के अधीन हो गया। किसके अधीन हो गया? पोप के अधीन। ठीक, और ये हो गया नेपल्स, और ये हो गया सिसिली। क्या हो गया? सिसिली आइलैंड। ठीक, तो इस तरीके से देखें तो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। वहां का अपने आप को राजा कहने वाला जो व्यक्ति था चार्ल्स एल्बर्ट था, तो उसको सार्डिनिया और पिडमोंट का राजा बनाया गया। उसके बाद लोम्बार्डी और वेनेशिया ऑस्ट्रिया ने अपने हक में ले लिया। पर्मा मोडेना टस्कनी में भी कुछ अधिकार रखा, लेकिन पूरा जो मिडिल इटली था उस पर पोप का आधिपत्य था। किसका आधिपत्य था? पोप लोगों का। और नेपल्स और सिसिली को बुर्बो राजवंश के अधीन कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया गया? बुर्बो राजवंश के अधीन कर दिया गया। ठीक, तो इस तरीके से देखे एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेजिंग। क्या नाम था? मेजिंग। तो उसके दिमाग में ख्याल आता है
कि क्यों ना इटली के छिटपुट राज्यों को मिला करके इसको एक राष्ट्र बनाया जाए। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट इटली, जर्मनी और बाकी सब यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद की भावना को बिल्कुल एकदम हाई लेवल पे जागृत कर दिया था। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में सोचने समझने की शक्ति बढ़ी कि आखिर एक राष्ट्र होना चाहिए, हमारे खुद के फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम बात करें मेजनी की, तो मेजनी ने सबसे पहले सोचा कि इटली का एकीकरण होना चाहिए, इटली एक राष्ट्र के रूप में बनना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मेजनी के दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है कि इटली का एकीकरण होना चाहिए। इसलिए हम लोग मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा, पैगंबर, जनक जो भी वो कहते हैं। इटली के एकीकरण का मसीहा कहे तो मेजनी, इटली के एकीकरण का पैगंबर कहे तो मेजनी, अगर इटली के एकीकरण का जनक कहे तो भी मेजनी। ठीक है, बातों को एकदम ध्यान से समझना है, बोरिंग की तरह नहीं। ठीक है, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर, एकाग्रचित होकर बातों को समझना है। जितना शांति से देखोगे उतना ज्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं मोबाइल स्टार्ट कर दिए, बगल में चल रहा है, हम सो रहे हैं, तो वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है। एकदम कुर्सी टेबल पे बैठ जाना है, कॉपी खोल के पेन लेकर के, और जितने भी इंपॉर्टेंट बात है उसको नोट करते चलना है। तो इटली के एकीकरण का मसीहा या पैगंबर या जनक इसे कहा गया, मेजनी को कहा गया। किसे कहा गया? मेजनी को कहा गया। तो इटली के एकीकरण का ख्याल तो आया था मेजनी के दिमाग में, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी इटली का एकीकरण मेजनी ने खुद अकेले दम पे किया था। ठीक है, तो इटली के एकीकरण में 3 नाम आते हैं इंपॉर्टेंट, एक चौथा भी है लास्ट में, वहां का राजा जो है विक्टर इमैनुअल। लेकिन अगर देखें तो इटली के एकीकरण के 3 प्रमुख नायक हैं। कितने हैं? 3 प्रमुख नायक हैं। पहला कौन है? मेजनी है, दूसरा कौन है? काउंट काबूर है, और तीसरा कौन है? गैरीबाल्डी है। ठीक, तो पहले इस सब के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे कि आखिर जैसे कोई भी चीज पढ़ते हैं, अगर मान लो तुम कहीं के प्रधानमंत्री बन गए, तो तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए कि आपने क्या किया, कैसा रहा, आपका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा था पहले, और आपका जीवन कैसे है, ताकि कंपेयर किया जा सके। तो हमने कहा कि इटली के एकीकरण के 3 प्रमुख नायक हैं, और 3 प्रमुख नायकों में कौन कौन से हैं? पहला है मेजनी, दूसरा है काउंट काबूर, और तीसरा है कौन? गैरीबाल्डी। ठीक है, तो अब एक एक करके एक के बारे में, थोड़ा व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे मेजनी के बारे में। तो मेजनी का अगर पूरा नाम के बारे में बोले तो इसका पूरा नाम ज्यूसेप्पे मेजनी था। मेजनी का पूरा नाम क्या था? ज्यूसेप्पे मेजनी, या मैक्सिनी भी कह सकते हैं। तो मेजनी का पूरा नाम क्या था? ज्यूसेप्पे मेजनी था। क्या था? ज्यूसेप्पे मेजनी था। ठीक है, तो अगर हम बात कहें ज्यूसेप्पे मेजनी का, तो इसका जन्म कब होता है? इसका जन्म होता है 1805 ईस्वी में। कब होता है? 1805 ईस्वी में। कब? 1805 ईस्वी में होता है। ठीक है, तो इसका जन्म, ज्यूसेप्पे मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में होता है, और इसका जन्म होता कहां है? सार्डिनिया के जिनोवा नगर में। कहां पर? जिनोवा नगर में। जेनेवा नहीं समझना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, लेकिन यह है जिनोवा नगर, जो कहां पे स्थित है? सार्डिनिया में स्थित है। ठीक है, तो मेजनी का जन्म कब हुआ? 1805 ईस्वी में, सार्डिनिया के जिनोवा नगर में। ठीक है, और इसकी मृत्यु कब हुई? 1870 ईस्वी में। कब होती है? 1870 ईस्वी में। पहले हेडलाइन में लिख दिया 1805 से लेकर 1870 तक इसका जीवन काल रहा था। ठीक है, तो मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में सार्डिनिया के जिनोवा नगर में हुआ था। ठीक है, और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1870 ईस्वी में। ठीक है, और मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी 1831 में। कब की थी? 1831 में। आप सबको पता होगा मार्सिले एक शहर है फ्रांस का। क्या है? मार्सिले एक शहर है फ्रांस का, वहीं पे इसने क्या किया था? यंग इटली की स्थापना करी थी। ठीक है, और यंग यूरोप का इसने 1834 ईस्वी में करी थी। कब करी थी? 1834 ईस्वी में। फ्रेंड्स ऑफ इटली की भी स्थापना इसने करी थी 1851 ईस्वी में। कब करी थी? 1851 ईस्वी में। तो देखो मेजनी जो था, मेजनी के अंदर में कूट कूट के राष्ट्रवादी भावना भरी हुई थी। ठीक है, और वो क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग ले रहा था। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण मेजनी को सजा सुनाया गया था, जिसके कारण वो क्या बोलते हैं, इटली को छोड़कर भाग गया था। लेकिन फिर आता है पुनः, और फिर 1831 में क्या करता है? यंग इटली की स्थापना करता है, और 1834 में यंग यूरोप का स्थापना करता है, और 1851 में फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना करता है। ये तीनों जो संस्था है इसके द्वारा स्थापित की गई है, मेजनी के द्वारा स्थापित की गई है। इसके द्वारा? मेजनी के द्वारा स्थापित की गई है। और देखो इसमें लग रहा है यंग 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 मतलब समझते हो ना, यंग मतलब जवान, युवावस्था। तो इसमें ज्यादातर जो साथ ही इसके यंग लोग थे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? यंग इटली, यंग यूरोप और फ्रेंड्स ऑफ इटली।
याद हो गया होगा। यंग इटली की स्थापना किसने? मेज़िनी ने। कब करी? 1831 में करी। कब करी? 1831 में करी। कहां करी? मार्सिले। मार्सिले कहां है? फ्रांस में। मार्सिले कहां है? फ्रांस में। और यंग यूरोप का स्थापना कब किया? 1834 में। कब किया? 1834 में। इसने किया? मेज़िनी ने किया। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना किसने करी? मेज़िनी ने करी। किसने करी? मेज़िनी ने करी। कब करी? 1851 ईस्वी में करी। ठीक है। और जो इसका विचारधारा तो वो था आदर्शवादी, राष्ट्रवादी, गणतंत्रवादी। मतलब ये चाहता था कि हमारा जो इटली है पूरे तरीके से गणतंत्र होना चाहिए, यानी जो भी उसका हेड हो वो कैसे चुना जाए? इलेक्शन के द्वारा। जैसे आप सब लोग सुनते हो कि भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र दिवस में आते हैं 26 जनवरी को, तो हम लोग बोलते हैं कि अगर हम पूछते आप लोगों से कि आखिर भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, तो आप लोग का यही जवाब रहेगा कि क्योंकि हमारा संविधान उस दिन लागू हुआ था। ये जवाब आपका बिल्कुल भी गलत होगा। हमारा भारत आखिरकार गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे भारत का जो सबसे हेड है, भारत का जो सबसे प्रमुख है, वो भी डायरेक्ट नहीं बैठता बल्कि इलेक्शन के द्वारा बैठता है। ठीक है, उसका चुनाव होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी देश का जो प्रमुख होता है, हेड होता है, अगर उसका चुनाव भी इलेक्शन के द्वारा हो तो उस देश को हम लोग कैसा देश कहेंगे? गणतांत्रिक देश कहेंगे। तो वही चाहता था मेज़नी कि हमारा जो इटली है एक गणतंत्र देश बने। क्या बने? गणतंत्र देश बने। हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इटली ज्यादातर ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व में था, ऑस्ट्रिया के अधिकार में था। और इटली का जो सबसे प्रमुख क्षेत्र बोलते हैं लोम्बार्डी और वेनेशिया। लोम्बार्डी को आज भी हम लोग कहते हैं ना कि इटली का धान का कटोरा का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है। तो ज्यादातर ऑस्ट्रिया के प्रभाव में था। और ऑस्ट्रिया कैसा व्यवस्था चाहता था? राजतंत्रात्मक व्यवस्था चाहता था। और उसके विपरीत मेज़नी क्या चाहता था? कि हमारा इटली कैसा हो? गणतंत्र हो। ठीक है। तो इसकी विचारधारा में हम लोग क्या लिख सकते हैं? आदर्शवादी। कैसा था? आदर्शवादी था। कैसा था? आदर्शवादी था। और कहे तो गणतंत्रवादी था। ऐसा था? गणतंत्रवादी था। और कहे तो राष्ट्रवादी था। बातें समझ में आ रही है? राष्ट्रवादी था। ठीक है। कैसा था? राष्ट्रवादी था। ठीक है। तो मेज़नी के बारे में समझ लिया आप लोग। मेज़नी का जन्म कब हुआ? 1805 ईस्वी में हुआ, सार्डिनिया के जिनोवा नगर में हुआ। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1870 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1870 ईस्वी में। और यंग इटली की स्थापना किसने करी? यंग इटली की स्थापना किसने करी थी? मेज़नी ने करी थी। कब करी थी? 1831 में। मार्सिले में किया था, जो फ्रांस में पड़ता है। आप सबको पता होगा कि फ्रांस का राष्ट्रगीत भी क्या है? मार्सिले। क्योंकि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो राजा के खिलाफ लोग मार्सिले से गीत स्टार्ट करके जा रहे थे राजमहल की तरफ, तो वही उसका क्या बन गया था? राष्ट्रीय गीत बन गया था मार्सिले। ठीक है। अगर यंग यूरोप की बात करें तो अभी मेज़नी ने 1834 में किया। फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना भी 1891 किसने किया? मेज़नी ने किया। और वो किस विचारधारा का था? आदर्शवादी था, गणतंत्रवादी था और राष्ट्रवादी था। क्या था? आदर्शवादी था, गणतंत्रवादी था और राष्ट्रवादी था। अब हम लोग देखते हैं दूसरे नायक के बारे में। दूसरे नायक कौन थे? काउंट काबूर थे। कौन थे? काउंट काबूर। तो हम लिख दे डिटेल, इनकी जन्म कब हुआ होगा? 1810 में। और हमारे मृत्यु का जन्म कब हो गया? 1810 ईस्वी में। कब हुआ? 1810 ईस्वी में। और ये मरे कब? 1861 ईस्वी में। कब मरे? 1861 ईस्वी में। अब देखो यहाँ पे मेज़नी और काउंट काबूर की विचारधारा बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है। जो मेज़नी था वो चाहता था कि हमारा इटली कैसा हो? गणतंत्र हो। लेकिन जो काउंट काबूर था ये चाहता था कि राजतंत्र ही बना रहे इटली में, क्योंकि ये कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। कूटनीति मतलब समझते हो ना? ज्यादातर ये अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करने के लिए अपनाया जाता है डिप्लोमेसी, यानी कि अपनी समझदारी और चालाकी से किसी भी समझौते या संधि को मनवाना या मान्यता प्राप्त करवाना। ठीक है। उसे बोलते हैं क्या? कूटनीति या डिप्लोमेसी। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये कैसा व्यवस्था चाहता था? राजतंत्र व्यवस्था चाहता था। और हम बोले कि इटली का अपने आप को राजा कहे जाने वाले चार्ल्स एल्बर्ट को दिया गया। लेकिन चार्ल्स एल्बर्ट के बाद जो सार्डिनिया पिडमोंट का राजा बनता है वो बनता है कौन? अगर यहाँ पे हम लोग देख लें कि चार्ल्स एल्बर्ट के बाद सार्डिनिया पिडमोंट का राजा बनता है विक्टर इमैनुअल। कौन बनता है? विक्टर इमैनुअल बनता है। विक्टर इमैनुअल सेकेंड। ठीक है। तो चार्ल्स एल्बर्ट के बाद इटली का राजा कौन बनता है? इटली बोले तो सिर्फ अभी सार्डिनिया पिडमोंट ही है। ठीक है। तो कौन बनता है? विक्टर इमैनुअल बनता है। ठीक है। तो विक्टर इमैनुअल जब बनता है तो ये काउंट काबूर समझता है कि राजा के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण संभव हो सकता है, और वो राजतंत्र का समर्थक भी था। ठीक है। तो ये काउंट काबूर
पेशे से एक इंजीनियर था। क्या था? पेशे से क्या था? ये इंजीनियर था। पेशा इसका क्या था? पेशा इसका क्या था? इंजीनियर था। ठीक। तो बाद में बहुत सारे ऐसे कार्य की फिर बाद में विक्टर इमैनुअल का वित्त मंत्री बनता है 1850 में। कब बनता है? 1850 में। काउंट काबूर विक्टर इमैनुअल का वित्त मंत्री कब बनता है? 1850 में। तो इसने राजस्व व्यवस्था में बहुत काफी सुधार किए। उसके बाद ये 1852 में क्या बन जाता है? उसका प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। कौन? काउंट काबूर। कौन? काउंट काबूर। अगर हम इसकी विचारधारा की बात करें तो राष्ट्रवादी भावना तो थी, उसके साथ साथ ये यथार्थवादी था। क्या था? यथार्थवादी था। विचारधारा की बात करें अगर तो एक इसके पास कैसी विचारधारा थी? यथार्थवादी। देखो यहाँ पे समझने की जरूरत है। हमने कहा कि मेजनी का जो विचारधारा था वो था आदर्शवादी, लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं यथार्थवादी। मतलब यथार्थवादी का मतलब होता है ना जैसे को तैसे जवाब देना, यानी जो अभी जैसा कंडीशन है उसके अनुरूप फैसले लेना, ना कि सोचते रहना है कि बाद में ठीक हो जाएगा, अभी नॉर्मली चलने दो। नहीं, तो काउंट काबूर वैसा नहीं था। इसकी विचारधारा कैसी थी? यथार्थवादी थी। और यथार्थवादी का मतलब जैसे को तैसा जब का तब फैसले लेने का मतलब उसके अंदर क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा? काउंट काबूर का जन्म 1810 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1861 ईस्वी में हुआ। वह राजतंत्र का समर्थक था और पेशे से एक इंजीनियर था। और वित्त मंत्री कब बना? 1850 में बना। प्रधानमंत्री कब बना? 1852 बना। और इसकी विचारधारा कैसे? राष्ट्रवादी के साथ साथ यथार्थवादी था। ठीक है, और शुरू में जब वियना कांग्रेस हुआ था 1815 में, तो उस समय चार्ल्स एल्बर्ट राजा बना था सार्डिनिया और पिडमॉन्ट का, लेकिन बाद में इसके बाद कौन राजा बना? विक्टर इमैनुअल बना। कौन बना? विक्टर इमैनुअल सेकंड बना। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में, गैरीबाल्डी के बारे में। किसके बारे में? गैरीबाल्डी के बारे में। गैरीबाल्डी के जन्म की बात करें तो इसका जन्म होता है 1807 ईस्वी में। कब होता है? 1807 में। और ये 1882 में क्या होता है? इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो जन्म कब हुआ? 1807 ईस्वी में। और मरा कब? 1882 ईस्वी में। ठीक है, अगर इसकी विचारधारा की बात करें तो ये भी काउंट काबूर और मेजनी की तरह कैसा था? राष्ट्रवादी विचारधारा का था। कैसा था? राष्ट्रवादी विचारधारा का था। कैसा था? राष्ट्रवादी विचारधारा का था। अगर हम ये ना, जो गैरीबाल्डी था वो युद्ध का नेतृत्व करता था। मतलब जो भी होगा हासिल हम युद्ध से करेंगे, शांति से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो किसको समर्थन करता था? युद्ध का समर्थन करता था। और इसने यंग इटली की भी सदस्यता ग्रहण करी थी। कौन? गैरीबाल्डी। इसने यह यंग इटली की भी सदस्यता ग्रहण की थी। की भी सदस्यता ग्रहण की थी। सदस्यता ग्रहण की थी। अच्छा, यंग इटली की स्थापना किसने करी थी? मेजनी ने। आखिर इससे पता चलता है ना कि यंग इटली का मतलब क्या क्या सदस्यता ग्रहण कर लिया। तो इससे यह पता चलता है कि जो गैरीबाल्डी था मेजनी की विचारधारा से काफी प्रभावित था, इसलिए उसने क्या किया? यंग इटली की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। इसने बहुत कुछ करा। अब इसके बारे में थोड़ा आगे डिटेल करेंगे जब हम लोग एकीकरण के चरण पढ़ेंगे तब। ठीक है, और ये भी इसको भी क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण इसको फांसी की सजा सुनाई गई। तो ये भी इटली छोड़ के क्या गया था? भाग गया था। ठीक है, फिर वापस आता है 1848 में इटली। बहुत सारे आगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एकीकरण जो था कितने चरणों में पूरा हुआ। इटली का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? अगर हम बात करें कि इटली का एकीकरण कितने चरण में पूरा हुआ, तो 3 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में? 3 चरणों में। थोड़ा समझा लेते हैं, उसके बाद हम लिखवाते चलेंगे। ठीक है, तो इटली का एकीकरण 3 प्रमुख चरणों में क्या हुआ? पूरा हुआ। तो अगर इटली के एकीकरण के प्रथम चरण की बात करें, एकीकरण का प्रथम चरण क्या था, उसमें कौन कौन से कार्य किए गए, तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो इटली का एकीकरण का पहला चरण था वो सार्डिनिया और पिडमॉन्ट का राजा कौन? विक्टर इमैनुअल। कौन? विक्टर इमैनुअल। और उसके प्रधानमंत्री काउंट काबूर के नेतृत्व में स्टार्ट होता है। किसके नेतृत्व में? काउंट काबूर के नेतृत्व में स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके नेतृत्व में होता है, काउंट काबूर के नेतृत्व में होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मेजनी को कहा जाता है इटली के एकीकरण का पैगंबर। इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा या जनक। बात को ध्यान रखना, उस समय नहीं बता पाए थे, बता दिए थे लेकिन लिख नहीं पाए थे। तो इटली के एकीकरण का पैगंबर मसीहा जनक किसे कहा जाता था? मेजनी को कहा जाता था। अभी हम लोग देख रहे थे किसके बारे में?
इटली के एकीकरण के चरण के बारे में। ठीक है, तो इटली का एकीकरण प्रमुख 3 चरणों में पूरा हुआ। अगर इटली के एकीकरण के पहले चरण की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि सार्डिनिया और पिडमॉन्ट का राजा विक्टर इमैनुअल और उसके प्रधान काउंट काबूल के नेतृत्व में स्टार्ट होता है। ठीक है, देखेंगे सार्डिनिया का राजा, सार्डिनिया से गया समझना, सार्डिनिया और पिडमॉन्ट दोनों संयुक्त रूप से है। सार्डिनिया के राजा कौन, बोलते चलना है, विक्टर इमैनुअल। कौन? विक्टर इमैनुअल। और इसका प्रधानमंत्री कौन था? तथा प्रधानमंत्री बता दो कौन, अभी बोल रहे हैं कब से, प्रधानमंत्री कौन थे? काउंट काबूर थे। कौन थे? काउंट काबूर के नेतृत्व में क्या होता है? आरंभ होता है। के नेतृत्व में आरंभ हुआ। क्या हुआ? आरंभ हुआ। ठीक, इटली का एकीकरण का जो पहला चरण की बात हम करें तो इटली के एकीकरण का पहला चरण में सार्डिनिया के राजा कौन? विक्टर इमैनुअल सेकेंड। कौन? विक्टर इमैनुअल सेकेंड। तथा इसके प्राइम मिनिस्टर कौन? काउंट काबूर के नेतृत्व में आरंभ होता है। ठीक है, और इसी के जस्ट बाद अगर हम लोग देखें तो 1854 में स्टार्ट होता है क्रीमिया का युद्ध। कौन सा युद्ध? क्रीमिया का युद्ध। कब होता है? 1854 में। कब? 1854 में। एक तरफ से होती है संयुक्त शक्ति, एक तरफ से होती है संयुक्त शक्ति। कौन सी शक्ति? संयुक्त शक्ति। और दूसरे तरफ होता है कौन? इसके अपोजिट में कौन होता है? रूस होता है। 1854 में क्रीमिया का युद्ध होता है और क्रीमिया का युद्ध संयुक्त शक्ति और रूस के बीच होता है। अगर संयुक्त शक्ति की बात करें तो इसमें कौन कौन देश शामिल थे? पहला कौन था? फ्रांस था। कौन था? फ्रांस था। दूसरा बात करें तो तुर्की था। दूसरा कौन था? तुर्की था। और तीसरे की बात करें तो कौन था? इंग्लैंड था। कौन था? इंग्लैंड था। और इधर तो सामने तो रूस है ही है। ठीक है, क्या है? सामने कौन है? रूस है। कौन है? रूस है। ऑपोजिट में है रूस। ठीक, अब सोचो संयुक्त शक्ति में 3 देश हैं और रूस अकेले है बेचारा, तो कौन हारेगा यहाँ पे? कौन हारेगा? कौन हारेगा? रूस हारेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखा कि क्रीमिया का युद्ध 1854 में स्टार्ट होता है और एक तरफ से संयुक्त शक्ति होती है और दूसरी तरफ रसिया होता है। संयुक्त शक्ति में कौन कौन से राष्ट्र शामिल थे? फ्रांस था, तुर्की था, इंग्लैंड था। ठीक है, और उसके अपोजिट में कौन था? रूस था। तो क्रीमिया के युद्ध में फाइनली किसकी हार होती है? रूस की हार होती है। तो यहाँ पे समझना, काउंट काबूल हम बोले पहले ही कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। मतलब कि सही मौके पे सही मौका तलाशना। ठीक है, तो इसने वही क्या यहाँ पे क्रीमिया के युद्ध में इसने संयुक्त शक्ति का क्या किया? हेल्प किया। क्या किया? हेल्प किया, ताकि हमें इटली के एकीकरण में इसका साथ मिल सके। इसका हेल्प करता है कौन? काउंट काबूल, और इसके साथ अपनी सैनिक भी भेजता है। सोच लो कितना उसका माइंड आगे का सोच रहा था। ठीक है, तो पूछेगा कि क्रीमिया के युद्ध में संयुक्त शक्ति का साथ किसने दिया? तो काउंट काबूल ने दिया। उसका उद्देश्य क्या था? ताकि हमें इटली के एकीकरण में संयुक्त शक्ति क्या करे? हमारी मदद कर सके। ठीक है, तो जब ये युद्ध होता है, मतलब जब ये युद्ध हो जाता है, रूस की हार हो जाती है, उसके बाद पेरिस में शांति सम्मेलन बुलाया जाता है। पेरिस शांति सम्मेलन, ये पेरिस में बुलाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पेरिस शांति सम्मेलन। क्या बोलते हैं? पेरिस शांति सम्मेलन। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेरिस शांति सम्मेलन। यहाँ पे समझना, जब पेरिस शांति सम्मेलन होता है ना, जब पेरिस शांति सम्मेलन होता है तो उसमें काउंट काबूल को भी बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, किसको बुलाया जाता है? काउंट काबूल को। काउंट काबूल को आमंत्रित किया गया। काउंट काबूल को आमंत्रित किया गया। किसको आमंत्रित किया गया? काउंट काबूल को आमंत्रित किया गया। तो पता होगा कि जब ये उस सम्मेलन में जाएगा तो अपनी बातों को रखेगा, और उसका मेन उद्देश्य क्या था? इटली का एकीकरण करवाना।
तो इटली की समस्या को सबके सामने रखता है, इटली की समस्या को सबके सामने रखता है, इटली की समस्या को क्या करेगा, रखेगा, रखा। ठीक है, तो देखते हो ना, आप प्रैक्टिकली सोच के देखना, अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है, मान लो तुम्हारे पास आर्थिक तंगी आ गई, ठीक है, अगर आर्थिक तंगी आती है तो क्या कोई आके पैसा तुम्हें दे देता है कि लोग बढ़ जाओ तुम लोग, नहीं ना, बस आएगा, सांत्वना देगा और जाएगा, भाई घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो वही हाल यहाँ इसका भी हुआ था कि काउंट काबूर को सभी ने क्या किया, सांत्वना दिया, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं, काफी उदास हुआ। तो भाई अपने बात को हम रखें, किसी ने मतलब सांत्वना के सिवा और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे एक चीज हो गया, अच्छा चीज हुआ कि इसने इटली की समस्या को यूरोप की समस्या बना दिया, इटली की समस्या को यूरोप की समस्या बना दिया, किसकी समस्या बना दिया, यूरोप की समस्या बना दिया। सबसे बड़ा जान ही कौन दुश्मन होगा, कौन होगा दुश्मन, ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण के क्या था, खिलाफ था, क्या था, खिलाफ था। निंदा की सब लोगों ने ऑस्ट्रिया की। ठीक है, एक चीज अच्छा हुआ यहाँ पे कि इसने इटली की समस्या को रखा और इटली की समस्या न रह करके क्या बन गया, यूरोप का समस्या बन गया, क्या बन गया, यूरोप का समस्या बन गया। ठीक है, तो इसने एक और कूटनीतिक चाल चला, ये फ्रांस के साथ समझौता किया, किसके साथ, फ्रांस के साथ, और उस समझौते को बोलते हैं प्लेमियर्स समझौता, और ये समझौता होता है 1858 में। कब होता है, 1858 में। फ्रांस के साथ कौन समझौता करता है, प्लेमियर्स समझौता। कौन समझौता, प्लेमियर्स समझौता। कौन सी समझौता, प्लेमियर्स समझौता। ठीक है, कब होता है ये, 1858 में। कब होता है, 1858 में। तो किसने किया, काउंट काबूर ने किया, किसके साथ किया, फ्रांस के साथ किया। तो हम बोल सकते हैं ना कि प्लेमियर समझौता किसके किसके बीच हुआ था। एक तरफ से सबको पता होगा कि एक तरफ से कौन रहेगा, काउंट काबूर रहेगा, कौन रहेगा, काउंट काबूर रहेगा। ठीक है, कौन रहेगा, काउंट काबूर रहेगा, और दूसरी तरफ से फ्रांस का राजा कौन, बोलो, फ्रांस का राजा कौन है अभी, नेपोलियन तृतीय है। कौन है, नेपोलियन तृतीय है। कौन है, नेपोलियन थर्ड है। ठीक, तो प्लेबियर्स की समझौता किसके किसके बीच हुई, काउंट काबूर और फ्रांस के राजा नेपोलियन थर्ड के बीच। ठीक है, और कब होती है, 1858 में, 1858 में। और इस समझौते के अनुसार होता क्या है, प्लेबियर समझौता के अनुसार कौन कौन से फैसले लिए गए थे, मतलब इसमें क्या शर्तें रखी गई थी। प्लेबियर्स समझौता के अनुसार हमें क्या क्या देखने को मिलता है, समझौता के अनुसार हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम पहली बात करें, फर्स्ट पॉइंट की बात करें, तो इस समझौता में पहली बात यही कही गई कि हम इटली के एकीकरण हेतु, खासकर लोम्बार्डी और वेनेशिया पर कब्जा करने हेतु हम किस पे आक्रमण करने वाले हैं, बताओ। आखिर वेनेशिया लोम्बार्डी पर किसका अधिकार था, ऑस्ट्रिया का अधिकार था। किस पे हमला करेगा, ऑस्ट्रिया पे हमला करेगा। तो जब बोला कि जब हम ऑस्ट्रिया पे हमला करेंगे तो फ्रांस यानी कि नेपोलियन थर्ड क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा अपनी सेना भेज करके। पहला ये हो गया कि ऑस्ट्रिया पर जब हमला करेंगे तो नेपोलियन थर्ड क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। कैसे, अपने सैनिकों को भेज करके। ठीक है, ठीक, और यह भी फैसला लिया गया कि, बताया था ना, यह भी फैसला लिया गया कि देखो ये है लोम्बार्डी, ये है लोम्बार्डी और ये है वेनेशिया, और यहाँ पे ऑस्ट्रिया है जिसका कब्जा है। तो पहला शर्त ये रखा गया कि हम लोम्बार्डी और वेनेशिया पर कब्जा करने हेतु ऑस्ट्रिया पर हमला करेंगे, जिसपे फ्रांस को, यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस के राजा नेपोलियन थर्ड को हमारा साथ देना होगा। अगर हम इसको जीत जाते हैं, ये बात हो गई। अब दूसरा होता है परमा मोडेना टस्कनी, जनमत के आधार पे
इस सार्डिनिया मिलना चाहते हैं तो इसका विरोध फ्रांस नहीं करेगा बल्कि सहमति प्रदान करेगा। और अगला ये कहा गया कि अगर तीनों मिल जाते हैं तो इटली का जो द्वीप है नीस और सेवाय वो फ्रांस को दे दिया जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। तो प्लेबियस के समझौता में क्या क्या कहा गया कि फ्रांस इटली के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया को पराजित करने में सहायता प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? सहायता प्रदान करेगा। सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, और दूसरा क्या कहा गया कि अगर परमा, मोडेना, टस्कनी जनमत के आधार पर अगर इटली में अगर इसके आधार पे जनमत के आधार पर सार्डिनिया में मिलेंगे, सार्डिनिया में मिलना चाहेंगे तो फ्रांस विरोध नहीं करेगा। फ्रांस विरोध नहीं करेगा। ठीक है, और तीसरी बात कही गई कि अगर ये सब काम हो जाता है तो इसके बदले नीस और सेवाय को फ्रांस को दे दिया जाएगा। फ्रांस को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लेबियस की समझौता यही रहा कि प्लेबियस समझौता 1858 में हुआ। काउंट काबूल ने फ्रांस के राजा नेपोलियन थर्ड के साथ किया और इस समझौते के अनुसार कौन कौन सी बातें कही गई। पहली बात कही गई कि फ्रांस इटली के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया को पराजित करने में सहायता प्रदान करेगा। और दूसरा कहा गया कि अगर परमा, मोडेना और टस्कनी, देखो अगर परमा, मोडेना और टस्कनी सार्डिनिया और पिडमॉन्ट में मिलना चाहेंगे तो इसमें हस्तक्षेप फ्रांस नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा? सहायता प्रदान करेगा। और अगला बात कहा गया कि इटली के दो आइलैंड यहाँ पे नीस और सेवाय, तो उसके बदले फ्रांस को दे दिया जाएगा। ये थी प्लेबियस समझौता। तो प्लेबियस समझौता के अकॉर्डिंग आगे वही कार्य होता है, मतलब कि 1859 में 1859 ईस्वी में इटली ऑस्ट्रिया पर हमला करता है, काबूल ऑस्ट्रिया पे हमला करता है और उसमें फ्रांस सहायता प्रदान करता है। लेकिन फिर क्या हुआ? ऑस्ट्रिया पराजित तो हो गया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला भाग किसको? लोम्बार्डी को अपने कब्जे में कर पाता है, लेकिन वेनेशिया को अपने कब्जे में नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि लास्ट में फ्रांस की ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर लेता है और पीछे हट जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में जब ये परमा, मोडेना और टस्कनी, कौन? परमा, मोडेना और टस्कनी में मतलब कि विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। यहाँ रोम के भी कुछ भागों में, यानी कि मध्य इटली के भागों में विद्रोह उत्पन्न हो जाता है और ये लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं और अपना राजा किसे मानते हैं? विक्टर इमैनुअल सेकेंड को मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से परमा, मोडेना, टस्कनी भी किस हिस्से में आ गया? सार्डिनिया और पिडमॉन्ट में मिल गया। तो देखो सार्डिनिया, पिडमॉन्ट यानी इतना सारा भाग अगर हम कहें तो इतना आ गया किसके पक्ष में? काउंट काबूल कहें या विक्टर इमैनुअल के पक्ष में। ठीक है, अब रह गया था वेनेशिया और नीचे रह गया कौन सा? नेपल्स, सिसिली और वेनेशिया। और यहाँ पे जो सेंटर में रोम है वहां पे पोप लोग रहते हैं, ये भाग बस थोड़ा सा भाग रह गया है। अब ये पूरा हो जाएगा एकीकरण के तृतीय चरण में। इस चरण में एकीकरण के
फिर हम लोग देखेंगे एकीकरण का द्वितीय चरण। तो एकीकरण का जो द्वितीय चरण होता है तो इसमें मुख्य रोल निभाता है कौन? गैरीबाल्डी। कौन? गैरीबाल्डी। तो जैसा कि बताएं हम कि गैरीबाल्डी जो था पेशे से एक नाविक था। क्या था? गैरीबाल्डी जो था, गैरीबाल्डी जो था पेशे से क्या था? नाविक था। और ये शांति पे विश्वास नहीं करता था, ये युद्ध पे विश्वास करता था। किस पे विश्वास करता था? इसने इटली के एकीकरण, इसने इटली का एकीकरण तलवार से मजबूत किया। ऐसा कहा जाता है कि इटली का एकीकरण करते समय गैरीबाल्डी ने तलवार का यूज किया था, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, मतलब स्पेशली नहीं कि मतलब तलवार लेके काट छाट किया था, मतलब लड़ाई लड़ा था। यानी उसके कहने का मतलब था कि एकीकरण तलवार के बल पे होगा, बल्कि शांति से नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है इटली के एकीकरण का तलवार किसको कहा जाता है? गैरीबाल्डी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गैरीबाल्डी को कहा जाता है। ठीक है। तो एकीकरण का दूसरा चरण स्टार्ट होता है गैरीबाल्डी के साथ। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था और ये लाल कुर्ती का गठन करता है। कौन सी कुर्ती का? लाल कुर्ती का। मतलब लाल कुर्ती कहने का मतलब हुआ कि जितने भी सैनिक रहेंगे वो कैसे कपड़े पहनेंगे? रेड कलर का पहनेंगे। इसको रेड शर्ट भी बोलते हैं। तो लाल कुर्ती आखिर क्या था? तो कुछ सशस्त्र सेनाओं का क्या था? समूह था। सशस्त्र सेनाओं का समूह था। तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती का गठन किसने किया? जिसमें लगभग कितने सिपाही थे? 1000 सिपाही थे, जिसमें लगभग 1000 सैनिक थे। ठीक है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती था का सशस्त्र सेनाओं का एक समूह था और इसने लाल कुर्ती की सहायता से, मतलब इस सेनाओं की सहायता से नेपल्स और सिसिली पे अधिकार कर लिया। देखो ये वाला भाग क्या है? नेपल्स है और ये वाला भाग क्या है? सिसिली है। ये है सिसिली और ये क्या है? नेपल्स है। क्या है? नेपल्स है। तो इस पे अधिकार कर लिया, इसमें गणतंत्र की स्थापना करना चाहा। फिर इसने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। इसको सौंप दिया? विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। ठीक है। तो विक्टर इमैनुअल ने कहा कि आप यहाँ का शासक बन जाओ, लेकिन जो गैरीबाल्डी था उसने इनकार कर दिया, बोला कि मैं शासक नहीं बनूंगा। उसके बाद इसके त्याग की भावना से प्रभावित होकर हमारे भारत के लाला लाजपत राय ने इसकी जीवनी लिखी थी। किसने जीवनी लिखी? लाजपत राय ने। किसने? लाला लाजपत राय ने। देखो इस बात को नोट कर लेना, गैरीबाल्डी के त्याग की भावना से प्रभावित होकर, क्या होकर? प्रभावित होकर कौन? लाला लाजपत राय। बात को एकदम दिमाग में बैठा लेना है। लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी थी। किसने? गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी थी। गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी थी। ठीक है। किसने लिखी? लाला लाजपत राय ने। किसने? लाला लाजपत राय ने। क्यों? क्योंकि उसमें लालच की कोई भावना नहीं थी, बल्कि त्याग की भावना थी। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, इस तरह से नेपल्स और सिसिली भी मिल गया। अब बाकी रह गया क्या? सिर्फ रोम, जहां पे पोप का आधिपत्य था। तो उसको भी हम लोग क्लियर ही कर लेते हैं आज। ठीक है। कौन बाकी रह गया है? इसमें देख लेते हैं। ये यहां पर रोम है। अगर हम बात करें तो यहां पर रोम है, यहां पर। ठीक है। और यहाँ पे किसका अधिकार है? पोप लोगों का अधिकार है। ठीक है। तो तीसरे चरण में क्या होता है कि 1866 ईस्वी में, कब? 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सेडोवा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सेडोवा का युद्ध होता है। एकदम ध्यान से समझना। यहाँ पे कौन सा युद्ध होता है? सेडोवा का युद्ध होता है।
सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच होता है? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। किसके किसके बीच? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। किसके किसके बीच? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। कब होता है? 1866 में। कब? 1866 में। और सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की होती है पराजय और प्रसा होता है विजय। ऑस्ट्रिया होता है पराजय और किसकी विजय होती है? प्रसा की विजय होती है। तो ऑस्ट्रिया जब हार गया तो वेनेशिया को इटली के हवाले कर दिया। किसको? इटली के हवाले कर दिया वेनेशिया को। जब वेनेशिया मिल गया तो अब लास्ट में कौन बच गया? सिर्फ और सिर्फ रोम। अब उसको भी देखो कैसे होता है। देखो कोई एक अच्छा काम कर लेता है ना तो उसका मन बढ़ जाता है, हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। जो उसके औकात की भी नहीं होती है ना वो भी सोचता है कि हम कर ही लेंगे। ठीक है, तो यही हाल आगे आता है प्रसा का। ऑस्ट्रिया को हराया भाई, ऑस्ट्रिया को हराया। फिर आगे क्या करता है? 1870 में ये फ्रांस पर आक्रमण कर देता है। किस पे? फ्रांस पे। किस पे? फ्रांस पर आक्रमण कर देता है। कौन? ऑस्ट्रिया या प्रसा? प्रसा, क्योंकि कौन जीता है? प्रसा ने जीता है। ठीक है, तो आगे प्रसा 1870 में फ्रांस पर क्या करता है? आक्रमण करता है। ठीक है, एकीकरण का तृतीय चरण जो था, इटली के एकीकरण का अंतिम चरण था। और अंतिम चरण में क्या होता है कि सेडोवा का युद्ध होता है। क्या होता है? सेडोवा का युद्ध होता है। और 1866 में सेडोवा का युद्ध होता है। किसके किसके बीच? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, जिसमें ऑस्ट्रिया की क्या होती है? पराजय, और विजय किसकी होती है? प्रसा की विजय होती है। किसकी विजय होती है? प्रसा की। इस तरह से वेनेशिया इटली का हिस्सा बन गया। इटली का हिस्सा बन गया और लास्ट में बच गया क्या? सिर्फ और सिर्फ रोम बच गया। ठीक है, जो भाई जीत जाता है उसका मन बढ़ जाता है। तो 1870 में इसने किस पे आक्रमण किया? फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। किस पे आक्रमण किया? फ्रांस पर आक्रमण किया। तो जो सैनिक रखा था पोप के आरक्षण में फ्रांस ने रोम में, उसको हटा लिया। और फाइनली रोम भी 1870 में इटली का क्या बन गया? हिस्सा बन गया। क्या बन गया? इटली का हिस्सा बन गया। क्या बना? इटली का हिस्सा बन गया। इस तरह से 1870 में इटली का एकीकरण पूरा हो गया और विश्व मानचित्र पर इटली एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में बनकर उभरा। क्या बना? एक एकीकृत राष्ट्र बनकर उभरा। इस तरह से पूछे कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1870 में। कब हुआ? 1870 में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना कि इटली का एकीकरण क्या हो गया? पूरा हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने आज देखा इटली का एकीकरण कैसे हुआ और किन किन लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई। जब हम ये पढ़ा रहे थे तो देखिए द्वितीय चरण जैसे ही पूरा हुआ तो 1861 में कौन मर गया था? काउंट काबूर मर गया था। और गैरीबाल्डी भी राजनीतिक में मतलब ज्यादा इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया था। ठीक है, तो पूरा का पूरा इटली के एकीकरण का नेतृत्व कौन संभाला था? विक्टर इमैनुअल संभाला था। कौन संभाला था? विक्टर इमैनुअल। और फाइनली 1870 में इटली का एकीकरण पूरा होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में देखा इटली का एकीकरण। आप लोगों को बातें बिल्कुल समझ में आई होंगी। अगर जहां नहीं समझ में आई होगी तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि कहां पे समझ में है। एक और बात बता देना चाहते हैं, जो पिछला था पार्ट 2 यूरोप के राष्ट्रवाद वीडियो, तो उसमें किसी ने कमेंट किया था, अरिजीत कुमार शायद नाम था, तो उन्होंने कहा था कि हम यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास फ्रांस की क्रांति से क्यों मानते हैं, जबकि पहले तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो इस बात को अरिजीत जी आपके स्पेशली हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम जानते हैं कि 1776 में अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम तो हुआ था पहले, लेकिन अमेरिका किसी चीज में बदलाव नहीं लाया, बस उसने उपनिवेशवाद से आजादी चाहा। किससे आजादी चाहा? उपनिवेशवाद से। अपने अमेरिका में कुछ ऐसा बदलाव नहीं किया उसने, बस ब्रिटेन के लोग अमेरिका को उपनिवेश बनाए थे और उपनिवेश यानी ब्रिटेन को वहां से हटाकर अमेरिका को स्वतंत्र बनाया, यानी कि उसने विश्व को स्वतंत्रता का संदेश दिया। ठीक है, अगर भाई फ्रांस की क्रांति की हम बात करें तो फ्रांस की क्रांति पूरी जितने भी रूढ़िवादी व्यवस्था थी पूरे को एकदम पलट कर रख दिया। क्या किया? पूरा पलट कर रख दिया। फिर अंकुश राजा था, अपने मन का जो था पूरे व्यवस्था को ही पलट दिया। इसलिए कहते हैं कि राष्ट्रवाद का विकास अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से नहीं बल्कि फ्रांस की क्रांति से होती है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ और सिर्फ उपनिवेशवाद से आजादी पाई थी, लेकिन फ्रांस की क्रांति ने पूरी जितनी भी निरंकुशता थी फ्रांस में उसको खत्म किया और सब एक प्रजा नहीं अब रह गया, अब एक नागरिक के रूप में उभरा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के विकास में
फ्रांस की क्रांति की अहम भूमिका रही। बात आ गई होगी समझ में अरिजीत, ठीक है। और बाकी जो भी कंफ्यूजन होगा फिर आप कमेंट कीजिएगा, आपको उसका जवाब मिलते रहेगा। धन्यवाद।